Good morning to all of you. Now, आज हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं, जिसमें है यूनिट 3 भू संसाधन और कृषि। भू संसाधन और कृषि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे बड़ी यूनिट आपकी ये है जिसमें आप पढ़ोगे भू संसाधन के बारे में और हमारी कृषि के बारे में कि किस तरीके से कृषि प्रभावित होती है, खरीफ फसलें क्या हैं, ठीक है, रबी फसलें क्या हैं, जैद फसलें क्या हैं, और आपकी जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं उनको स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ोगे। सबसे पहले जो कहानी है वो है भू संसाधन पर। ठीक है, तो आप एक चीज समझ लो, हमारे पास दो चीजें हैं, एक है भू राजस्व, इन चीजों को समझना जरूरी है, और एक है भू सर्वेक्षण विभाग। भू राजस्व विभाग और एक है भू सर्वेक्षण विभाग। आप इन दो बातों को अच्छे से समझें कि भू राजस्व विभाग क्या है और भू सर्वेक्षण विभाग क्या है। ठीक है, अब भू राजस्व विभाग क्या है, ये जो है वो भू उपयोग के आंकड़े रखता है। भू उपयोग के आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं भैया, इनको अच्छे से सीखना आपने, नहीं तो इस चैप्टर में मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो भू राजस्व विभाग क्या है, जो भू उपयोग के आंकड़े रखता है, और जो भू सर्वेक्षण विभाग है वो भू सर्वेक्षण विभाग जितनी भी हमारी भूमि है, मतलब हमारे पूरे भारत की अवस्थिति अगर आप देखोगे किस तरीके की है, तो वो जो उसके आंकड़े जो होते हैं वो कौन रखता है, भू सर्वेक्षण विभाग। भू सर्वेक्षण विभाग जो होता है वो भौगोलिक स्थिति, याद रखना, भौगोलिक स्थिति के आंकड़े रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता देता हूं। भू राजस्व विभाग जो है वो भू उपयोग के आंकड़े रखता है, और ये रखता है भौगोलिक स्थिति के। भौगोलिक स्थिति हमेशा स्थिर रहती है। भौगोलिक स्थिति स्थिर रहती है, लेकिन भू उपयोग के संवर्गों में परिवर्तन होता रहता है, ये चीज बिल्कुल आप ध्यान रखें कि भू राजस्व विभाग क्या है और भू सर्वेक्षण विभाग क्या है। देखिए, अगर भू सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो हम अब इसको एग्जांपल से समझें कि क्या है या क्या नहीं है, कि भू सर्वेक्षण विभाग और भू राजस्व विभाग। देखो, भू सर्वेक्षण विभाग क्या होता है, मान लो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल जो है वो है 3.28
मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमें कंफर्म है। और ये हमारी भौगोलिक स्थिति है कि ये हमारी क्या है भाई, भौगोलिक स्थिति। उस स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल है। लेकिन अगर मैं भू उपयोग की बात करूं, भू उपयोग मतलब ऐसी भूमि जो उपयोग में लाई जाती है अलग अलग तरीकों से, चाहे वो वनों के माध्यम से लाई जाती हो, चाहे वो प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं के माध्यम से लाई जाती हो, चाहे वो निवल बोया गया क्षेत्र हो, ठीक है, चाहे वो प्रतिभूमि हो, पुरातन प्रतिभूमि हो। तो बहुत अलग अलग तरीके से आप पढ़ोगे भू उपयोग का वर्गीकरण। लेकिन भू सर्वेक्षण विभाग जो है वो हमारी भौगोलिक स्थिति दिखाता है। इन दोनों के अंतर को एक एग्जांपल से समझे। मान लो कि हरियाणा का क्षेत्रफल जो है, हरियाणा का क्षेत्रफल जो है वो है 2 मिलियन, सॉरी 1.7 लाख, 1.7 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। मान के चलो ये चीज फिक्स है। ये चीज क्या है भाई, फिक्स। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो ये भौगोलिक स्थिति है ये स्थिर रहती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन भू उपयोग में देखो, भू उपयोग में क्या है, मान लो वनों के अधीन क्षेत्र है, वनों के अधीन क्षेत्र है। अब वनों के अधीन क्षेत्र पिछले साल मान लो था 1000 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन इस साल वो बढ़ के 1020 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। देखने की बात है। दोबारा इस बात को समझ लो, वनों के अधीन क्षेत्र पहले कितना था, 1000 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन अब कितना हो गया, 1020 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये जो समर्ग था, एक मतलब भू उपयोग का जो प्रकार है वनों के अधीन क्षेत्र, 1020 किलोमीटर हो गया। लेकिन क्या हरियाणा की भौगोलिक स्थिति बदली? नहीं बदली। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति कितनी रही, 1.7 किलोमीटर, सॉरी लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो आप ये चीज देखो कि जो भू उपयोग था, वनों के अधीन क्षेत्र क्या है, भू उपयोग। ये भू उपयोग 1000 किलोमीटर स्क्वायर से कितना हो गया, 1020 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन हरियाणा के अंदर जो भौगोलिक स्थिति है उसकी, उस भौगोलिक स्थिति के अनुसार उसका क्षेत्रफल कितना है, 1.7 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो वो तो बदला नहीं, लेकिन ये क्या हो गया, बदल गया। और इसके जो आंकड़े हैं वो कौन रखता है, भू राजस्व। हर स्टेट का अलग अलग होता है, स्टेट वाइज होते हैं भू राजस्व। ठीक है, इंडिया सेंटर का भी भू राजस्व अलग है, लेकिन भू सर्वेक्षण विभाग जो है वो हमारी भौगोलिक स्थिति कि हमारी भारत की भौगोलिक स्थिति किस तरह की है, उसमें झरने, पहाड़, नदियां सब शामिल हो जाते हैं। उन सबको आंकड़ा या उन सबको आंकड़ा जो उन सबके जो आंकड़े होती है वो भू सर्वेक्षण विभाग रखता है। और जो भौगोलिक स्थिति है वो स्थिर रहती है। ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट सारे, कि भू राजस्व विभाग जो होता है वो भू उपयोग के आंकड़े रखता है, लेकिन भू सर्वेक्षण विभाग जो होता है वो क्या रखता है, भौगोलिक स्थिति के आंकड़े रखता है। और भौगोलिक स्थिति क्या रहती है, स्थिर। लेकिन भू उपयोग के संवर्ग में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि वनों के अधीन क्षेत्र जो था वो 1000 किलोमीटर स्क्वायर से 1020 हो गया एक साल के अंदर, लेकिन भौगोलिक स्थिति 1.7 लाख किलोमीटर स्क्वायर रही। जो भौगोलिक स्थिति थी हमारी, भौगोलिक परिस्थिति थी या जो भौगोलिक आंकड़े थे वो क्या रहे, हमारे बिल्कुल समान रहे, 1.7 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो ये बात आप याद रखें बिल्कुल अच्छे से, इसको दिमाग में बिठा लें कि भू राजस्व विभाग क्या है या भू सर्वेक्षण विभाग क्या है। वो हमारी भौगोलिक स्थिति बताता है, ठीक है। और भौगोलिक स्थिति के जितने भी आंकड़े होते हैं वो सर्वेक्षण के आधार पर होते हैं और वो हमेशा स्थिर रहते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को हम लिखते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से आप लिखोगे इसको। भू राजस्व विभाग जो है, देखो इसको समझना जरूरी है। भू राजस्व विभाग भू उपयोग के अभिलेख रखता है।
ठीक है, ये बात याद रखना। भूपयोग संवर्गों का योग, भूपयोग संवर्गों का योग रिपोर्टिंग क्षेत्र के बराबर होता है जो भौगोलिक स्थिति से भिन्न है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखो, जो भौगोलिक स्थिति के आंकड़े हैं, भौगोलिक स्थिति के आंकड़े भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा एकत्रित या इकट्ठे किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें इस सब चीजों को, ठीक है। और उसके बाद मैं बता चुका कि जो भूपयोग संवर्ग है वो क्या रहते हैं, स्थिर नहीं रहते। भौगोलिक स्थिति क्या रहती है, स्थिर रहती है। ये बात आप याद रखें। दोनों में अंतर क्या है, कि अंतर मैं पहले ही बता चुका आपको कि क्या है क्या नहीं। ये थोड़ी सी लाइनें हैं जो आप लिख सकते हैं, नोट्स के अंदर आप बना सकते हैं कि भू राजस्व विभाग जो है वो किस तरह के अभिलेख रखता है। अब भू राजस्व के अनुसार भू उपयोग का वर्गीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भू राजस्व के अनुसार भू उपयोग का वर्गीकरण अब भू उपयोग में बहुत सारे संवर्ग हैं। इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ना है। अनुसार भू उपयोग का वर्गीकरण जो है उसमें सबसे पहला आता है वनों के अधीन क्षेत्र, गैर कृषि युक्त कार्य के अधीन क्षेत्र, गैर कृषि युक्त कार्य के अधीन क्षेत्र। और उसके बाद आता है बंजर भूमि के बाद आता है स्थायी चरागाह, क्या उपवनों के अधीन क्षेत्र। उसके बाद आपका आता है प्रतिभूमि में दो होती हैं, एक पुरानी प्रतिभूमि, एक तो प्रतिभूमि ही है, और एक होता है पुरातन प्रतिभूमि। उसके बाद आता है आपका निवल बोया गया क्षेत्र, ठीक है। तो ये सब आपको संवर्ग जो है, मैंने एक डेफिनेशन बताई थी कि क्या डेफिनेशन थी कि जो भूपयोग के संवर्गों का योग, संवर्ग का मतलब होता है जो भी टाइप्स हैं उन सब का योग जो होता है वो रिपोर्टिंग क्षेत्र के बराबर होता है। मान लो कि आज आपने रिपोर्टिंग की, इस साल की आपने सारे आंकड़े एकत्रित कर लिए कि भैया वनों के अधीन क्षेत्र जो थे वो बढ़ गए, हमने जहां पर अनुमान लगाया था वहां पे वो क्षेत्र अधिक हो गए, तो फिर आप ये कहोगे कि जो भूपयोग है उसके अंदर बदलाव आ गया, उसके अंदर
परिवर्तन आ गया, लेकिन जो भौगोलिक स्थिति थी हरियाणा की वो की वही रहेगी, वो नहीं बदलेगी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को स्टार्टिंग से थोड़ा सा भू राजस्व की जो लाइनें हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, बार बार दिमाग में घुसाओ, अच्छा लगेगा। अब कल हम इन सबको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलेंगे कि वनों के अधीन क्षेत्र, गैर कृषि युक्त कार्यों के अधीन क्षेत्र, बंजर भूमि। और अब ये याद रखना भौगोलिक स्थिति क्या है और भू राजस्व के आंकड़े क्या होते हैं। भू राजस्व के आंकड़े हर राज्य के अलग अलग होते हैं और भू राजस्व के आंकड़े जो हैं वो बदल सकते हैं, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियां या भौगोलिक स्थिति कभी भी नहीं बदलती। आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छे से इसको कर लें।